गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। इसमें सबसे पहले आप क्लास 11 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका शुरुआत हमारा इवन जो बेसिक है वो क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। आइए पहले हम उन चीज़ को जान लेते हैं जो हम 10 में क्या क्या पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक वर्ड ये जो टर्म है, ये टर्म हमारा 2 चैप्टर में यूज हुआ था। एक हमारा पॉलिनोमियल में और एक हमारा किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का भी चैप्टर था। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इसको बोलते क्या है। देखिए, जब आप पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी आया था ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब ही आप जानते हैं क्या होता है कि डिग्री 2। जिस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, आप कुछ भी बोलिए, तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, वैसे ही हमारा क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, डिग्री 2। आजा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2। अब यही क्या होता है, क्लास 10 में आगे बढ़े होंगे तो पॉलिनोमियल के जगह हट के क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, है ना। ये हमारा इक्वेशंस आ गया। तो एक चीज़ आप जानिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या हो जाएगा। तो सेम बात क्या कि ऐसा इक्वेशन जिसका हमारा मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2। एक चीज़ और आप जानिए, जैसे एक लीनियर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम x - 3 = 0 बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ क्वाड्रेटिक में बोलते हैं x² - 5x + 6। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक चीज़ आप गौर करिए, यहाँ पे आपको x का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगा, ठीक। क्यों? तो ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप देखिए, और ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक बात हमेशा जान के रखिए, किसी भी इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर जितना होगा या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जितना होगा, हमको उसका वैल्यू भी उतना ही मिलेगा। जैसे इसमें x का मैक्सिमम पावर 1, तो x का एक वैल्यू, जैसे देखिए इसको आप सॉल्व करिए, x = सिर्फ 3 आएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी को आप मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 और 3 दोनों आएगा, है ना। x का वैल्यू क्या आएगा, 2 और 3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको x का कितना वैल्यू मिला है, 2 वैल्यू मिला है ना। एक चीज़ और अब आपको हम बताते हैं ज़रा सा। जैसे आप जानिए 2 और 3 को क्या बोला जाता है, इसका रूट्स बोला जाता है। आप रूट्स पढ़े होंगे, या इसका जीरोज़ पढ़े होंगे, या इसका सॉल्यूशन पढ़े होंगे, ठीक है। क्या बोला जाता है कि ये और ये जो है हमारा रूट्स है, जीरोज़ है, सॉल्यूशन है ना। ये आप क्लास 10 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक। अच्छा, इन सब का एक मतलब होता है, थोड़ा सा इसका मतलब अलग है सॉल्यूशन का, ठीक है। उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा पहले ये बात आप समझिए कि रूट्स या जीरोज़ किसको बोला जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं रूट्स का, ठीक है। तो रूट्स x के ऐसे वैल्यू को, या उस वेरिएबल, जो वेरिएबल है ना x, वेरिएबल के ऐसे वैल्यू को बोला जाता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब बात उठता है कि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या करे, तो इस इक्वेशन को मतलब LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक। तो देखिए LHS RHS में क्या है, 0, तो LHS भी क्या आना चाहिए, 0। मतलब क्या कि x का हमको ऐसा वैल्यू मिले जिससे ये कंप्लीट इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, ठीक है। और कंप्लीट हर बार ये 0 आएगा LHS, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, जीरोज़। लेकिन जीरोज़ किसको बोला गया, 2 और 3 को। क्यों बोला गया, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए यही 2 वैल्यू ऐसा है जो इसको क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी सेम बात होता है, लेकिन अलग बात इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन हम यहाँ लेते हैं, x² - 6x + 9 = 0। तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 3 और 3 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा, 3 और 3। तो अब गौर करिए, सॉल्यूशन रूट्स में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जीरोज़ में भी आप इसी को मतलब दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में आपका क्या होगा कि दोनों सेलेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों, दोनों सेम है,
तो अगर सेम है तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या बोलिएगा, सॉल्यूशन के लिए बोलिएगा कि x = 3, ये इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक, तो हमारा रूट्स, जीरोज़ और सॉल्यूशन, इन तीनों में थोड़ा सा ये दोनों सेम है और ये थोड़ा सा बस यही अलग है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमको आगे इसमें क्या जानना है वो देखते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्या, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लास 10 में पढ़ना था। यहाँ देखिए सीखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जानिए, सबसे पहले आप हमको हम लोग लीनियर का, आपके लिए हम लीनियर का ग्राफ बनाते हैं। जैसे अगर आप ये जानते होंगे x + y - 3 = 0। ठीक है, ये एक हमारा लीनियर इक्वेशन है। तो y = क्या हो जाएगा, 3 - x। इस तरीके से आप इसका अगर ये बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो ये हमारा x हो गया, ये y। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ 3 आएगा, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 2 आएगा, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते होंगे तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनता होगा। ठीक है, कोई भी बन सकता है, ऐसे ऐसे कोई भी, मतलब जब एक इक्वेशन रहेगा, एक लीनियर इक्वेशन रहेगा तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब इसी में, अब इसको बदल के हम ये करते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। देखिए x² - 5x x² - 7x + 12। ठीक है, इसको ऐसे ले लिया जाए, f(x) = इतना। ठीक है, ये दिया हुआ है, या p(x) आप कुछ भी ले लीजिए। आपको ऐसे अगर बेहतर याद होगा कि पॉलिनोमियल ऑफ x = x² - 7x + 12। ठीक है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। ठीक है, देखिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा एक गिवन फॉर्म रहता है, इस तरीके से इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इक्वेशन, अगर इसी को = 0 आप कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकलता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा p(x) को हम y भी ले सकते हैं, तो y = क्या हो जाएगा, x² - 7x + 12। इस तरीके से है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे आप, अगर हम इस तरीके से इसका बॉक्स बना दें, देखिए अगर इस तरीके से हम बॉक्स बनाएं, ठीक है, आप एक चीज़ जानिए, या आप अगर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ x डाल देते हैं या y। एक चीज़ आप जानिए कि अगर आप x का वैल्यू y = अगर 0 करते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, अगर हम y = 0 करते हैं तो हमारा x² - 7x + 12 किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 और 4 दोनों आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4, जब भी हमारा 3 और 4 x का वैल्यू होगा उस वक्त हमारा y का वैल्यू क्या आएगा, 0, है ना। तो देखिए अगर, तो उससे क्या पता चल रहा है कि x का वैल्यू 3 होगा तो भी y 0, x का वैल्यू 4 होगा तो भी y 0 होगा। समझ में आई बात ये। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, अब आप कोई और नंबर लेना चाहते हैं या नहीं भी लेना चाहते हैं तो रहने दीजिए, इसका हम आपको ग्राफ समझाते हैं। ये चीज़ देखिए, इसके बोलने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि, अच्छा एक चीज़ आप जानिए, y अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या, 3, y 0 है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से आके बनेगा। ठीक है, पैराबोला शेप का। अब ज़रा जानिए कि यहाँ क्या बोला, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या है, 0। तो मान लेते हैं ये यहाँ आएगा 3, 0 और यहाँ आ रहा है तो ये हो गया 4, 0। ठीक है, कुछ और वैल्यू रखने से अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू आएगा और फिर ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। देखिए x में 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, x एक्सिस में 2 पॉइंट पे आ रहा है। इसी से तय होता है कि ये हमारा इक्वेशन कैसा है, एक या एक्सप्रेशन कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये रहा हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, आइए स्टूडेंट अब जानते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब हमारा क्या है
कि जो क्लास 10 का जो स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़े थे उसके बारे में बताते हैं और उसी से हम क्लास 11 को रिलेट करेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 10 में क्या था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका था। दो तरीका क्या था, एक तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमारा क्या था फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, जिसमें हम क्या करते थे, जिसको किस तरीके से सॉल्व करते थे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम क्या बोलते थे, श्रीधराचार्य रूल बोलते थे। ठीक है, अब एक चीज़ जानिए कि मिडिल टर्म स्प्लिट हमको यहाँ पे इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में, क्वेश्चन रियल, जैसे जब आप क्लास 10 का सॉल्व करते थे तो x का जो दो वैल्यू आता था वो हमारा रियल नंबर्स होता था। यहाँ क्या है कि जो नंबर आएगा वो हमारा इमेजिनरी भी आ सकता है, या हम दूसरे शब्द में बोलें कि इमेजिनरी ही आ सकता है। इमेजिनरी ही का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है, उसमें रियल वैल्यूज़ नहीं आएंगे। ठीक है, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा, मतलब क्या कि रियल के साथ साथ इमेजिनरी भी आएगा। समझ में आई बात? अच्छा, ठीक वही बात यहाँ भी होगा, दोनों में आप x का वैल्यू ही निकालते हैं, यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट से निकालेंगे और यहाँ क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के मदद से निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें जानिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम याद है डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। अच्छा, कोई भी दो वैल्यू होता था, याद होगा आपको कि कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसका दो वैल्यू निकलता था, कौन कौन सा, इसको बोलते थे हम अल्फ़ा और बीटा, याद है, जीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा बोलते थे। तो अल्फ़ा और बीटा निकालने का फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √d और बाई 2a। ठीक है, जहाँ पे हमारा a, b और c क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ हम ये लिखेंगे कि वेयर a, b एंड c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, लेकिन a बराबर नहीं होगा, a बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों ऐसा, तो गौर करिए, अगर हमारा a 0 के बराबर हो जाता है तो 0 × x² 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, फिर हमारा क्या बचेगा, bx प्लस c। क्या आप इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे क्या, नहीं, ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम जीरोज़ अल्फ़ा और बीटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा निकालने का ये हमारा फार्मूला तैयार हुआ। ठीक है, हमको इसी का मदद लेना है क्लास 11 में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल हम सबसे पहले आपको ले लें, उसके मदद से बताते हैं कि आखिरकार क्लास 11 का जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस तरीके का है। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं अगर हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 9x² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आप यहाँ कहेंगे कि सर ठीक है, इसको हम 3x का होल स्क्वायर बोल देंगे, इसको हम 3x का होल स्क्वायर बोलेंगे और इसको 4 का होल स्क्वायर बोलेंगे। अब ये तो हमारा a² प्लस b² का सिर्फ फार्मूला है, तो a² प्लस b² का तो कोई फार्मूला नहीं होता है ना, a² माइनस b² का फार्मूला होता है। तो देखिए हम इसी को तोड़ेंगे, हम इस लाइन को ज़रा मिटा रहे हैं। आपको देखिए ये एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा, 3x² और इसको हम माइनस तोड़ते हैं। ठीक है, और माइनस इंटू -1 इंटू 16, या इसको आप ये जो 16 है ना इसको 4 का स्क्वायर बोलिए। ठीक है, देखिए अंतर क्या है, आप ये माइनस को -1 से इंटू करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, और +1 इंटू 16 क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़ पहले जैसा +16 रह जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ देखिए, ये 3x का होल स्क्वायर, ये -1 को हम क्या बोल सकते हैं, i² बोलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, i² और इंटू ये 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा 3x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 4i का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये a² माइनस b² पे टूटेगा तो क्या बनेगा, a प्लस b, यानी ये 3x प्लस 4i, और इधर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4i इज़ इक्वल टू 0। समझ में आई बात? चलिए पहले अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, 3x प्लस 4i को 0 के बराबर करेंगे
3x इक्वल टू क्या होगा -4i, x इक्वल टू -4i/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3x -4i इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू 4i और x इक्वल टू 4i/3। तो देखिए यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यू आया, एक 4i/3 आया माइनस में और एक आया 4i/3 प्लस में। तो ये हमारा दो वैल्यू, यानी ये इन दोनों को क्या बोला जाएगा, जीरोज़ बोलिए, रूट्स बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा कि ये उन दोनों x का क्या है, वैल्यू है, मतलब वो इसमें क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करके देखिए, ये इसको RHS के बराबर ला देगा। समझ में आई बात। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो ये वैल्यू आया वो कैसा वैल्यू आया है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी। कुछ सवाल आप ऐसा भी बनाएंगे हम लोग अभी, जिसमें हमारा इमेजिनरी के साथ साथ वो रियल भी आ सकता है। समझ में आई बात। चलिए एक क्वेश्चन वैसा हम लेके सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि हम बनाएंगे कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। सवाल सेम रहेगा और दोनों तरीक़ा से बनाना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर सॉल्व करने जाएं तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमारा जो रूल लगता है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला रूल लगता है, ठीक। ये मिडिल टर्म, आप चाहें तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए 25 4 जा 100 और वो तोड़ के क्या लाना है 12, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे देखिए आप इसको क्या बोलेंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस, तो जब ये a स्क्वायर हो गया तो ये किस में टूटेगा, 2ab में टूटेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की जगह क्या है 2x इंटू ये 2 2 जा 4x और इंटू यहाँ क्या आएगा 3 आएगा ना। तो b का वैल्यू क्या हो गया 3। अब चलिए a स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस यहाँ क्या देना होगा b स्क्वायर है। अब जब इतना आप अपने मन से ऐड कर रहे हैं तो इतना सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, है ना। प्लस 25 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या बोलेंगे हम, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये क्या हो जाएगा -9 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 0। ये देखिए ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे हम, ये देखिए ये हमारा प्लस 16 इक्वल टू 0 होगा। अब ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर आप इसको उधर भेजिए, या इस प्लस 16 को अभी हम आपको बताए थे, आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए -4i का होल स्क्वायर, शायद आपको याद भी हो, ठीक है। क्यों ऐसा, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, i का स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा और वो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। तो चलिए अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले पे टूट गया, तो क्या हो जाएगा, एक बार a प्लस बी हो जाएगा और एक बार a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 प्लस 4i, इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ देखिए ये -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा और ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i/2, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 4i को 0 के बराबर करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i, और x हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस 4i/2। समझ में आई बात। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो 3/2 माइनस 4i/2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 4i/2। इसको ये और सॉल्व होगा तो 3/2 और क्या हो जाएगा -2i, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस 2i होगा। तो देखिए ये जो हमारा वैल्यू आया ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो आपको याद होगा जब आप क्लास 10 में पढ़े थे क्वाड्रेटिक, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पढ़े थे तो शुरुआत में पढ़े थे कि d इक्वल टू 0 अगर होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर होता है तो रूट्स क्या आता है, रियल रूट्स आता है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या देगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स देगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0, ठीक। और क्या था हमारा एक और कि
डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा अगर लेस देन 0 हो जाता है तो क्या था, उस वक्त सिर्फ हम ये पढ़े थे कि नो रियल रूट्स, मतलब वहाँ पे रियल नहीं होता है, तो कैसा वैल्यू आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएगा उसका। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, यही हमारा क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके अभी हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड में डालेंगे, और जो अभी हम इसके बाद ये सारा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो जो हमारा तैयार होगा वो कैसे तैयार होगा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से वो कंप्लीट होगा, तैयार होगा। ठीक है, चलिए उसको हम स्टार्ट करेंगे अब। ठीक, चलिए ये रहा सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि जो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस मेथड से वो, ठीक है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक, कोई भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जो दिया हुआ है तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से सीखेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हम ये निकालते थे रूट्स -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a जो आता है वो कैसे आता है, आप ये जान लीजिए पहले। ठीक है, क्लास 10 में अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ एक बार ज़रूर जान लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे हम तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे x² के आगे क्या है a, तो हम सब में क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। देखिए सिर्फ a से डिवाइड कर रहे हैं सब में, तो ax² बाई a प्लस b/a इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा c/a इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया तो क्या होगा, ये x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा। अब ज़रा देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए इसको 2ab में तोड़ना होगा, तो a² जब हो गया तो 2ab, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 हम अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, इसको ये 2 यहाँ से हटेगा, आप अभी ध्यान रखिए ज़रा, a की जगह क्या आ जाएगा ये, और ये b/a ज्यों का त्यों आ गया। लेकिन आप जानिए कि फार्मूला में a² प्लस 2/2ab नहीं ना होता है, इसलिए इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो देखिए 2 और 2 जब कट जाएगा तो ये b/a इंटू एक्स यहाँ आ जाएगा एज इट इज़, है ना। अब ज़रा सा जानिए, तो फार्मूला के अनुसार क्या हो गया, a² प्लस 2ab, ये पूरा b का काम करेगा, तो फार्मूला में प्लस क्या होता है b², तो यहाँ b/2a का होल स्क्वायर इधर नहीं ना है कहीं, तो इतना हम अपने मन से क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो इतना ही हमको b/2a का होल स्क्वायर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, और फिर c/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से यहाँ तक आप देखिए a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये जब उधर जाएगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बना देगा b²/4a², और ये क्या हो जाएगा -c/a। समझ में आई बात। चलिए यहाँ ये हमारा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a² होगा ना, ये हमारा 4a², यह क्या बन गया b² माइनस, अब देखिए a से इसमें डिवाइड करेंगे, 4a टाइम्स में जाएगा, 4a टाइम्स में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4ac, है ना। अब एक चीज़ आप देखिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा b/2a। अब देखिए तो ये प्लस माइनस दोनों आएगा और रूट पूरे पे पड़ेगा, तो इस पे रूट बच जाएगा b² माइनस 4ac, लेकिन इस पे जो है हमारा ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट इसका 2a। समझ में आई बात। अब देखिए इसको उधर जब भेज देंगे तो x इक्वल टू ये माइनस, ये प्लस है उधर जाएगा, क्या बनेगा -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। समझ में आई बात। अब देखिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम 2a हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, ये हुआ हमारा x का वैल्यू। x का वैल्यू, या आप इसको अल्फ़ा और बीटा जो हम मानते हैं x का 2 वैल्यू, तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा को आप प्लस के साथ मान लीजिए, बीटा को आप माइनस के साथ मान लीजिए।
समझ में आई बात। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है, फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी पे बेस्ड हम क्या करते हैं कि आपको ये जो फॉर्मूला है इसके मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो रूट के भीतर का ये वाला जो पार्ट है इसी को हम बोलते हैं डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। चलिए अब जो अगला डिस्कशन है हमको इसी पे करना है। आप याद करिए कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए पॉजिटिव है तो ये b हो गया, a हो गया, सब रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ जब 0 से बड़ा है रूट में तो वो √4 रहे तो उसका पूरा पूरा वैल्यू मिल जाएगा 2, या अगर √5 है तो उसका डेसिमल में कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो जो भी है तो अल्फ़ा और बीटा का यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हमारा रियल नंबर्स आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप ये चीज़ सोचिए कि अगर हमारा d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, जो आप पढ़े भी हैं, तो 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0, तो -b में आप 0 ऐड करिए या -b में आप 0 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका रूट्स तो 2 को निकलेगा, ये आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि अगर इसका एक आंसर 5 आ रहा है तो आप सिर्फ मतलब 5 और 5 2 बार आ रहा है तो आप सिर्फ 5 बोलिएगा, नहीं, आपको दोनों वैल्यू बोलना होगा। अगर पूछा जा रहा है रूट्स क्या है, जीरोज़ क्या है, तो आपको 5,5 बोलना होगा। यही बात अगर आपको सॉल्यूशन पूछा जाए क्लास 11 में तो आपको बोलना होगा सिर्फ 5। तो इतना अंतर है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब जब हमारा d = 0 हो गया, अब आप ये जानिए कि d हमारा <0, जिसको हम क्लास 10 में अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। अब आप इमेजिन करिए d अगर 0 से कम होगा मतलब रूट के भीतर कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो आप याद करिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम यही तो पढ़े हैं, रूट के भीतर नेगेटिव वैल्यू जो आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते आए हैं। ठीक, तो इसमें आपको पहले ही बता दें कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से कम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार क्लास 11 वाला ऐसा पढ़ना है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आयोटा हमारा इंक्लूडेड इसमें होगा ही होगा। और आयोटा इंक्लूडेड कब होगा, जब ये रूट के भीतर का वैल्यू क्या होगा, 0 से कम आएगा यानी नेगेटिव आएगा। समझ में आई बात। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 13x² + 7x + 1 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको बोला जा रहा है क्या कि सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करने, तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला का मदद से। ठीक है, आपको सवाल एक ही रहेगा, इसको हो सकता है फैक्टराइजेशन से बोले तो आपको वैसे सॉल्व करना होगा। यहाँ बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में आपका गिवन होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ज़रा सा, हम जानते हैं x = क्या हो जाएगा -b, तो -7 ± b² यानी 49 माइनस ये है ना 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस क्या 4ac यानी 4 × 13 × 1। अब चलिए देखिए बाई 2a यानी 2 × 13, तो ये क्या हो जाएगा -7 ± 49 - 52 होगा ना, और डिवाइडेड बाई 26। तो यहाँ क्या आ जाएगा -7 ± √-3 डिवाइडेड बाई 26। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे -7 ± देखिए इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √-1 × 3 होगा ना, ठीक, बाई 26। तो ये देखिए ये हमारा -7 ± ये √-1 और √3 डिवाइडेड बाई 26 हो जाएगा। तो ये -7 ± √3 को आप √3 रहने दीजिए, √-1 आपको याद होगा क्या होता है, i का वैल्यू, आयोटा का वैल्यू। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे i/26। तो ये हमारा एक तो आ जाएगा -7 + √3i/26 और -7 - √3i/26। समझ में आई बात। ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा 2 वैल्यू आया। इसमें आप गौर करिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7/26
प्लस √3i/26 एंड -7/26 माइनस √3i/26। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार दोनों में अंतर क्या है। चीज़ दोनों सेम ही है। इसमें क्या किए हम कि कंप्लीट रियल पार्ट को अलग कर दिए और कंप्लीट इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिए। ठीक है, इससे आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसमें क्या हुआ कि रियल और इमेजिनरी दोनों तरह का वैल्यू हमको मिल रहा है। समझ में आई बात। ये देखिए, यही क्वेश्चन को आपको दो सब तरह से बोलेगा। फैक्टराइजेशन से बोलेगा तो उसके तरीके से करेंगे, क्वाड्रेटिक के तरीके से बोलेगा तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करिए यहाँ पे कि जो भी हमको अभी तक क्वेश्चंस दिया हुआ था वो हमारा क्लास 10 जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक, अब जब इसके बाद जो अगले पार्ट में हम इस जो चीज़ बताएंगे उसमें क्या होगा कि आपका क्वेश्चन में ही आयोटा दिया हुआ रहेगा और उसको सेम मेथड से तोड़ना होगा आपको। सेम मेथड मतलब क्या कि आपको उसको तोड़ना होगा, ये क्वाड्रेटिक से भी तोड़ना होगा या आप उसको फैक्टराइजेशन यानी मिडिल टर्म स्प्लिट बोलिए या उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो भी बोलिए वैसे लाके सॉल्व करना होगा। समझ में आई बात। चलिए उसको हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप क्या करिए, इसको जम के प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू सो मच।